सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम अपने अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और हम सभी को पता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम उसी 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लेकर बैठना है? आपको लेकर बैठना है अपना रजिस्टर, अपनी बुक और अपना पेन। सो फटाफट से उसको लेकर आइए और करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। सो क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। वैसे तो हमें ये दोनों चीजें बनानी आती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हमने इसे बनाना सीख लिया है, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखी जाती हैं और किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको पता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी वैल्यू चेंज होती है हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, जहां पर अगर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो तो वो आप डेबिट साइड में लिखोगे, और अगर उन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से किसी तरीके का फायदा हो रहा हो तो उसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटीज का घटना भी हमारे लिए फायदा है तो वो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो अगर आ जाता है हमारी फर्म में तो वो भी हमारे लिए एक गेन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से कोई हमारी इनकम थी, पहले नहीं थी, अब आ गई है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लाइकवाइज एसेट्स की वैल्यू का घटना हमारे लिए नुकसान है, लाइबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का आ जाना, यूआरएल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यूआरए अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई है तो भाई फिर से नुकसान हो रहा है। किसी तरीके का कोई एक्सपेंस अराइज हो गया तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो इस तरीके से डेबिट साइड में सारे नुकसान और क्रेडिट साइड में सारे फायदों को रिकॉर्ड करना रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम है, बट किससे जुड़ा होना चाहिए? एसेट्स और लाइबिलिटी से। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड यानी कि आपके फायदे की साइड बड़ी है आपके नुकसान की साइड से तो आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, बट वहीं पे अगर नुकसान ज्यादा है फायदे कम है तो आपको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। ये गेन और ये लॉस एक्चुअल में किसके पास ट्रांसफर किए जाएंगे? पार्टनर्स के पास। तो आपने इन गेन और रिवैल्यूएशन को कहां ट्रांसफर करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, और अगर इसी तरीके से लॉसेस हो जाते हैं तो वो भी कहां ट्रांसफर किए जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो ये तो हुआ रिवैल्यूएशन का काम जिसको हमने बहुत बार बनाना सीख लिया है। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट पे। मैंने यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम फ्लक्चुएटिंग ही फॉलो करते हैं तो आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपको करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, तो यही सारी चीजें आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगी कि करंट अकाउंट है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? भाई सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम ये है ये जानने का कि हमारे पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कितना है। भाई हर साल की शुरुआत में हम उनका खाता खोलते हैं तो इस साल की शुरुआत में उनके खाते में कितना पैसा है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, अब वो जो पैसा है वो डेबिट बैलेंस में भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीजों को कंसिडर करना होगा। अगर लाइबिलिटी साइड में बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल के तो वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो वो आप ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में ही बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बट वहीं पे अगर समटाइम्स आपको एसेट साइड में भी बैलेंस दिया हो सकता है तो वो एक डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे आपको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। मैंने ये आपकी क्लैरिटी के लिए सब चीजें लिख भी दी है
कि बाद में जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको सब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक, अब जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप एक तो इसका रूल याद रखोगे। रूल क्या कहता है कि कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है डेबिट साइड में। ठीक है, आप किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हो? पार्टनर्स का। सो जो भी पार्टनर की इनकम होगी आप उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, विच मीन्स कि फर्म की तरफ से पार्टनर को जो भी कुछ मिलता है वो सारी चीजें आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। उसके अलावा उसी तरीके से जितनी भी चीजें एक पार्टनर फर्म को पे करता है या पार्टनर की तरफ से फर्म के पास जानी है, यानी कि कह सकते हो आपकी पार्टनर के जितने भी खर्चे हैं या पार्टनर के जितने भी नुकसान उसे भरने हैं, वो सारी चीजें डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, और अगर पार्टनर कुछ पे कर रहा है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। अब ये सारी ही चीजें पार्टनर को मिलती हैं। कैसे? देखिए जरा, जितने भी जनरल रिजर्व होते हैं, जितने भी बेसिकली मैं कहूं कि फ्री रिजर्व्स होते हैं, वो सारे ही पार्टनर्स को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये बात सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं है, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ये काम किया है, आप अभी एडमिशन में भी ये काम कर रहे हो, रिटायरमेंट में भी करोगे, आप डेथ में भी ये काम करोगे। तो ये सारी चीजें जो अदर आपके चैप्टर्स हैं उनके लिए भी कॉमन है। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है तो उन रिजर्व्स को बांटा जाता है। तो जब उन्हें बांटा जाएगा तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि पार्टनर की आप कह सकते हो इनकम है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय जनरल रिजर्व। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, याद है ना किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई है तो उस फॉल हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कवर अप करने के लिए हम इस रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो वो फॉल कंपेंसेट करने के बाद कि भाई सपोज करो आपके पास 10,000 रुपए का रिजर्व है, 6,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई थी, तो 10 में से पहले 6,000 तो उस चीज के लिए चले जाएंगे, बचे हुए 4,000 हमारे पार्टनर को मिलेंगे। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है WCR में भी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कि अगर हमने कोई ऐसा रिजर्व क्रिएट किया हुआ है तो अगर कोई लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए तो पहले आप उसको पूरा करोगे। जैसे 20,000 में से 14,000 की लाइबिलिटी है तो पहले 20,000 में से 14,000 की लाइबिलिटी पूरी होगी, बचे हुए 6,000 हमारे पार्टनर को मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर डिडक्टिंग क्लेम ऑन WCR। ठीक, उसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जो कि कहां मिलता है हमें? लाइबिलिटी साइड में। बेसिकली ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? लाइबिलिटी साइड में मिलेंगी। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, भाई अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और आपको गेन हुआ तो उसे भी आप यहीं पे ट्रांसफर करोगे, बट अगर रिवैल्यूएशन बनाया और लॉस हुआ तो भाई अंडरस्टूड है कि उसे फिर आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी क्रेडिट आइटम्स, ये कॉमन चीजें थी। रिवैल्यूएशन तक सब कुछ कॉमन है, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग करते हो, चाहे आप एडमिशन करते हो, रिटायरमेंट करते हो या डेथ करते हो, सब में ये कॉमन चीज है जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की ही जाएगी। और ये सारी चीजें किसको ट्रांसफर की जाएंगी? ओल्ड पार्टनर्स को। भाई एडमिशन में तो आप कह सकते हो ओल्ड पार्टनर्स, रिटायरमेंट में भाई अभी अभी तो रिटायरमेंट ली होगी ना उसने, उससे पहले तो वो भी ओल्ड ही था तो वहां भी ओल्ड ही बोल दो। डेथ में भी अभी अभी डेथ हुई है, उससे पहले तो वो भी फर्म का पार्ट था तो वहां भी आप ओल्ड ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में सारी चीजें बट जाती है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से बॉक्स में डाला है, अभी इसको हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली एडमिशन के लिए है, तो अभी इसे छोड़ते हैं। अभी हमने कॉमन चीजें पढ़ ली हैं कि जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे या रिवैल्यूएशन से निकला हुआ गेन था, वो सारा हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। उसके बाद आपने डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करना है? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी तो हो सकता है, लॉस भी तो हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड, तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। अगर आपकी बुक्स में कोई गुडविल अपीयर्ड है यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी कि आपके फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, अगर वो आते हैं तो वो भी यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो वो भी आपके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। वही रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो भी आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये भी किस में बांटी जाएंगी? ये भी सारी की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाएंगी, उनकी ओल्ड रेशो में। और ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलती है? एसेट साइड में। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया जो हर चैप्टर के लिए कॉमन है। बट ये जो दो एंट्रीज हैं ये आपको एडमिशन में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये किस चीज की एंट्री है कि एक नया पार्टनर जब फर्म में एंटर करता है तो अपनी गुडविल लेकर आता है,
और गुडविल लाने के उसके दो तरीके हैं, या तो वो कैश में गुडविल लेकर आता है, कैश और काइंड को मैं एक ही मान लेती हूँ क्योंकि उसकी एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो या तो वो कैश और काइंड में ला रहा है या वो गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा। तो अगर आपका न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो आप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है तो प्लीज आप भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, बच्चा सिर्फ इसी एंट्री में गलती करता है। देखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कब लिखना है? जब गुडविल कैश में आएगी। उसका रीजन है, हमने एंट्रीज पढ़ी है। क्या एंट्री होती है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक। लेकिन जब वो कैश में गुडविल नहीं लेकर आता तब आप उसके करंट अकाउंट से उस गुडविल का पैसा लेते हो। तो आप एंट्री क्या करते हो? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्या आपने प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज किया वहां पे? नहीं किया ना, तो क्यों लिखोगे? तो मैंने इसलिए आपको सिंपल सी एक बात बता दी कि अगर कैश में गुडविल आएगी तो प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करोगे, अगर कैश में गुडविल नहीं आएगी तो बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना है सीधे सीधे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, कैश में आए प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं आए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और ये बाकी सब चीजें तो भैया आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट ये आपको कौन सी रेशो में एडजस्ट करनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि यहां आप वर्ड इस्तेमाल करते हो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अब तक ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सब ओल्ड रेशो में थी, लेकिन जो हमने यहाँ पे गुडविल की बात करी है, जो नए पार्टनर की गुडविल है, वो सिर्फ आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। उसके बाद आपके बैलेंस निकल जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है आपके कैपिटल और करंट अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसको फॉलो करोगे 100% आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चले हो तो आपको नहीं प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो एक बार मैं तो कहूंगी इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और मेरे साथ आप लोग एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए और देखना कितने आराम से आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। सो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो है आपके प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला ही क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। So question is, Amit and Anil are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो यहीं से मिली कि जो हमारे पुराने पार्टनर है उनका नाम है अमित और अनिल, और 2:1 में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करते थे। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें सन्डे क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, उनके कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग है। नीचे लिखा है अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म। मीन्स आपके न्यू पार्टनर का नाम है अंकित। Ankit will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit। Means कि आपने अंकित को 1/4 शेयर दिया है प्रॉफिट्स के अंदर, फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर, और वो बिजनेस में लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीस की कैपिटल और 60,000 की गुडविल। अब यहाँ पे जो आपको बात नोट डाउन करनी है वो ये कि जब गुडविल की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है या कैश में नहीं ला रहा है। उन्होंने कंटिन्यूएशन में सेंटेंस यूज किया दैट अंकित विल ब्रिंग। अब अंकित विल ब्रिंग लिख दिया है तो दैट मीन्स गुडविल कैश में ही आई है। सो कुछ रीवैल्यूएशन के लिए उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं और नीचे लिखा है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें कुछ मशीनरी को अप्रिशिएट, बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करना है, स्टॉक ओवर वैल्यू है, जनरल रिजर्व को हमें उसकी पुरानी वैल्यू पे ही शो करना है, प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स पे, और क्रेडिटर्स हमारे जो है वो अनरिकॉर्डेड थे 1000 से, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो अब हम रिवैल्यूएशन बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली एंट्री है रिवैल्यूएशन के लिए, मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। उन्होंने कहा कि मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 तक बढ़ चुकी है। अप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 तक, 2 लिखा है तो 2 का मतलब क्या होता है? इतने तक हो चुकी है। तो पहले आपके बुक्स में मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीस और अब वो हो चुकी है 1,20,000। तो 20,000 से आपके एक एसेट की वैल्यू हो गई है इंक्रीज। तो फायदा है या नुकसान? फायदा है। किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 20,000, ठीक है। तो हमने यहां पर सबसे पहले मशीनरी की एक एंट्री पास कर दी है। उसके बाद
नेक्स्ट आपके पास ट्रांजेक्शन है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। और यहां उन्होंने अब बोला कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू भी एप्रिशिएट हुई है 10% से। बच्चे यहाँ पे ना उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, टू और बाय का। टू का मतलब होता है कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, टू का मतलब होता है कि आपके एसेट की वैल्यू या आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू यहां तक हो चुकी है, मतलब ये आपको एक न्यू वैल्यू देता है, ये आपको रिवाइज्ड वैल्यू देता है कि आपकी जो न्यू वैल्यू है आपके एसेट या लाइबिलिटी की वो इतनी हो चुकी है। बट वहीं पे बाय कहता है कि इतने से चेंज हुई है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है या रिवाइज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बता रहा है कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई है। तो यहां पे जब आपने मशीनरी की चेंज वैल्यू निकाली तो आपने रिवाइज्ड वैल्यू में से उसकी बुक वैल्यू को माइनस किया। बट जब मैं यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू निकालूंगी कि कितने से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मींस मुझे जो चेंज निकालना है, तो उसके लिए मैं बुक वैल्यू का 10% पहले कैलकुलेट करूंगी और फिर उसे यहां पर लिखूंगी। और अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे वो कह देते कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 15,000 लिख देती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर 2 है तो आपको इस वैल्यू को पहले खुद फाइंड आउट करना होगा रिवाइज्ड में से बुक वैल्यू को माइनस करके, और अगर आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली बाय लिखा है तो वो आपकी चेंज वैल्यू है, तो वो आपको एज इट इज यहाँ पर प्लेस करनी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अगेन उन्होंने आपसे बोला कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब क्या है, बड़ी हुई है, तो अब आपको उसको क्या करना है, कम करना है। उन्होंने कहा स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, वो हो चुका है ओवर वैल्यूड, अब आपको उसे क्या करना है, कम करना है। मींस आपको अपने एसेट की वैल्यू कम करनी है। फायदा है या नुकसान, नुकसान है, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, और क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि कितने से ओवर वैल्यू था तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे 4,000 लिख दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व, इसको मैं आगे पढ़ूंगी भी नहीं, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व का आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ द डेटर। आपको अपने डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। मींस आपको शक है कि आपके 5% के डेटर पैसा नहीं देंगे, तो प्रोविजन की वजह से डेटर्स क्या हो जाते हैं, माइनस, एक तरीके का आपका नुकसान है। तो नुकसान को आप कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके डेटर्स कितने के हैं, 60,000 के डेटर्स हैं और आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ये हो गया आपका 3,000। उसके बाद क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, मींस कि आपके 1,000 तक के क्रेडिटर्स आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं, तो अब क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी। फायदा है नुकसान, भाई नुकसान है, बर्डन बढ़ गया हमारा, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। ठीक, और हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को हमें बैलेंस करना है। अब आप देखिए, इस साइड का टोटल आ रहा है 35,000 और इस साइड का टोटल है 8,000, तो किस साइड का टोटल बड़ा है, आपके गेन साइड का। मींस आपको हुआ है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जो मेरा फॉर्मेट थोड़ा छोटा पड़ गया है। चलिए, अब यहाँ पे ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा, जो हमारे पुराने पार्टनर्स है। कौन कौन थे, अमित और अनिल 2:1 में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अमित और अनिल। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप यहीं पर ही सब कुछ सीख जाओ। अब इधर है 35,000, इधर भी आप भाई 35 ही लिखोगे। 35 में से आपने 8,000 माइनस किया तो ये आया आपका 27,000। तो बेसिकली आपको बांटना है 27,000 उनकी ओल्ड रेशो में, जो कि आपके 2:1। अब यहाँ पे भी 27,000 का 1/3, तो ये आएगा आपका 18,000 और 9,000, और टोटल आप 27,000 बार लिख ही चुके हैं, विच मीन्स कि 18,000 अमित का गेन है और 9,000 अनिल का। तो बस ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल सा। क्रेडिट में सारे गेन लिख दिए, डेबिट में सारे लॉसेस। ठीक है, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही समझाया कि जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले आप उनका खाता खोलेंगे। भाई आपने उनका खाता खोल के रखना है, उसके बाद ही आप बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को एंटर करेंगे। बैलेंस शीट में से लिखने हैं उनके बैलेंसेस। तो यहां आपने लिख दिया है बाय बैलेंस बीडी। क्यों मैंने क्यों क्रेडिट साइड में ही बैलेंस को लिखा है? बिकॉज मेरे लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर गिवन है, अमित और अनिल 1,80,000 एंड 1,50,000। तो आपने यहाँ पे लिखा 1,80,000 और 1,50,000। अंकित तो अभी अभी एडमिट हुआ है फॉर्म के अंदर, तो उसका किसी भी तरीके का कोई बैलेंस अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बैलेंस शीट से ही देखूं तो सबसे पहले ना आप जब भी देखो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ही चेक कर लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स और आपके फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद आप आगे बढ़ो कि पहले ही हमने बैलेंस शीट में सब कुछ बांट लिया है, बाकी का काम हम बाद में कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो लाइबिलिटी साइड में मुझे एक जनरल रिजर्व दिख रहा है, बट जनरल रिजर्व से रिलेटेड पहले ही नीचे हमने कुछ पढ़ा था। जब हम क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे थे तो हमारी नजर गई थी कि कुछ जनरल रिजर्व के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो एक बार उसी को पढ़ लेते हैं। तो डी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, वो ये कहते हैं कि ये जो जनरल रिजर्व दे रखा है ना बुक्स में 12,000 का, हम इसे इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो बांटना नहीं चाहते। अब अगर वो बांटना नहीं चाहते तो इसका मतलब वो हमसे क्या कहने को कह रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। अगर कुछ किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही तो बच्चे प्लीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स की जो मैंने जस्ट लास्ट ही वीडियो अपलोड करी है, आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार देखकर आएंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहां हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम अपनी बुक फिगर्स को चेंज नहीं करना चाहते, उन्हें उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है पॉजिटिव बैलेंसेस के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और नेगेटिव बैलेंसेस के लिए सेक्रीफाइसिंग टू गेन, विच मींस कि यहां पर मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अब आवश्यकता है। तो सिंपल सी बात अगर मैं देखूं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में मुझे एक ओल्ड रेशियो गिवन थी 2:1। अब हमने रेशियोज के अंदर सीखा था कि जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमेशा आपकी जो ओल्ड रेशियो होगी वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगी। मींस कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वही सारे के सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो नया पार्टनर है जो जस्ट अभी एडमिट हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, वही इकलौता गेनिंग पार्टनर है। तो हमें यहाँ पे जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी वो हमारी क्या एडजस्टमेंट एंट्री निकल कर आएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमारी एंट्री बनेगी अंकित टू अमित और टू अनिल। देखो अमित और अनिल के तो आप कैपिटल अकाउंट्स यूज करोगे, बट अंकित का आप करंट अकाउंट यूज करोगे। देखो क्यों? देखो भाई सीधी सी बात है, वो पार्टनर अभी अभी बिजनेस में एंटर हुआ है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है, आप उससे कहते हो आते ही कि आओ और हमारे जनरल रिजर्व के लिए आपको एक एडजस्टमेंट करनी है जिसके लिए आपको हमें 3,000 रुपए भरने होंगे, तो उसकी कैपिटल तो 97,000 हो जाएगी। उस बेचारे ने अब तक बिजनेस शुरू भी नहीं किया आपके साथ और आपने आते ही उसकी कैपिटल में से 3,000 रुपए डिडक्ट कर लिए। व्यवहार वाली बात नहीं है ये, ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, हमने अभी पीछे गुडविल में भी क्या किया था? गुडविल में भी हमने ये किया कि अगर वो कैश में लेकर आता है तो ठीक, अगर वो कैश में नहीं लेकर आ रहा था तो हम उसके करंट अकाउंट से उस चीज को निकाल रहे थे। हमने करंट अकाउंट के नाम से अपना एक एसेट क्रिएट कर लिया था कि जब भी होगा हम यहाँ से आपसे पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पर भी यही करो भाई, आप उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स दोगे, फ्यूचर में वो गेन करेगा, अभी तो वो आया ही है, तो अभी इसके साथ ऐसा मत करो अत्याचार, अभी आप उसके करंट अकाउंट में से ही ये पैसा आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका जनरल रिजर्व जो आपको 12,000 का एडजस्ट करना है वो आप उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। अब ये पूरा 12,000 तो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपका जो न्यू पार्टनर है वो 1/4 शेयर से गेन करने वाला है, यही तो इकलौता गेनिंग शेयर है उसका, वो इकलौता गेनिंग पार्टनर है और 1/4 ही शेयर आपने उसको दिया है इन फ्यूचर, तो इतने से ही वो गेन कर रहा है। तो आप 12,000 इंटू 1/4 करेंगे जो आएगा आपका 3,000। तो यही 3,000 आपको उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो कि ओल्ड रेशो के बराबर है उसी में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 2,000 और 1,000 आएगा। तो सिंपली आपने यहां लिख देना है अंकित
करंट अकाउंट 2000 और 1000। ठीक है, लो जी, बैलेंस शीट का काम तो आपका हो गया। लाइबिलिटी साइड में मुझे और कुछ नहीं दिख रहा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एसेट साइड में भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है। ठीक, नीचे पहुंचे बैलेंस शीट के तो वहां लिखा था कि अंकित विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, और उस कैपिटल को आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, उसी के कॉलम में 1 लाख रुपीस, क्योंकि वो पैसा लेकर आया है, हमारा बैंक इंक्रीज हो गया है और उसके कॉलम में हमने 1 लाख रुपीस इंक्रीज कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अंकित विल ब्रिंग कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 रुपए वो गुडविल के लिए ला रहा है। ब्रिंग लिखा है ना, तो मैंने आपको क्या बात समझाई थी कि जब वो कैश में लेकर आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना, जब वो कैश में नहीं लेकर आएगा तो उसके करंट अकाउंट से निकाल लेना। तो यहां पर क्योंकि वो कैश में लाया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कौन सी रेशो में बटेगा, हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि किसके बराबर है, ओल्ड रेशो के बराबर। तो जब आप 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो वो निकल कर आएगा 40,000 और 20,000। चलिए, ये काम भी हो गया। अब इसके नीचे के पॉइंट्स जब आप पढ़ रहे हैं तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे, हमने पूरा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन से हमें एक गेन निकला, वो गेन किधर मिलेगा पार्टनर्स को, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर्स को जो भी चीजें देते हैं वो कहां देते हैं, उनके क्रेडिट साइड में देते हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का गेन था वो, 18,000 और 9,000। ठीक है, बीच में जो एक पॉइंट था जनरल रिजर्व का वो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा एक बार। बस, और तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिंपल। अब हमें क्या करना है, इनके बैलेंस निकालने हैं। तो चलिए इनके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनका टोटल कर लेते हैं जरा, दोनों साइड का। इधर तो कुछ है नहीं भाई। इसका टोटल 2,40,000, इसका 1,80,000, इसका आया आपका 1 लाख, और इधर क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यही इनका बैलेंस है और यही इनका टोटल। भाई मेरी 3 0 एक साथ जाती हैं, ये पता नहीं अब आपको कैसे दिखती होंगी, बट मुझे 3 0 एक साथ बनाने की आदत है, तो कई बार मुझे लगता है कि शायद आपको 2 ही दिखती होंगी। ये 3 0 है, ठीक है। ये अमर अकबर एंथनी है, एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो बस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ये हमने विदाउट एडजस्टमेंट सीखा है, अभी धीरे धीरे एडजस्टमेंट वाले भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज प्लस क्लियर दोनों हो चुके होंगे। तो बच्चा लोग, सिर्फ आप लोगों को अभी इस तरीके के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जस्ट अभी कुछ ही दूरी पे हम एडमिशन हमारा बस खत्म ही होने वाला है। आप समझो आपने 70% एडमिशन कंप्लीट कर लिया है, बस 30% पार्टीज का बचा है जो कि हम आने वाली 2-3 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।